बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं इलेक्ट्रिक करंट को, और उसके अलावा उससे पहले हमने डिस्कस किया था जो चार्जेस होते हैं उनको स्टैटिक हालत में, फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है जो फिजिक्स से एसोसिएट है, दैट इज मैग्नेटिज्म, और फिर उस मैग्नेटिज्म को हम एसोसिएट करेंगे विद इलेक्ट्रिसिटी और देखेंगे कि वो किस तरह आगे चलते हैं। तो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड मैग्नीशियन स्टोन से निकला है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक इनविजिबल बट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, अ फोर्स दैट पुल another ferromagnetic material such as iron and attracts the repels with other magnets। यानी कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा स्टोन, एक ऐसा मैटर होता है जो दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या दूसरी जो मेटल्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है या उनको रिपेल करता है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त जो फिनोमेना है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फिजिक्स के अंदर। तो जिस तरह जो मैग्नेट्स हैं वो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, विच मींस कि उनका कोई ना कोई सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मतलब ये है, अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल किसी दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है तो वो कोई ना कोई फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है। अगर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उस फोर्स की कोई ना कोई रेंज होगी, और वो जो रेंज है जिसके अंदर वो उस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था, तो मैग्नेटिक फील्ड बी at some point in space in term of the magnetic force FB that the field exert on a test object for which we use a charged particle moving with velocity v। यानी कि हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द वो एरिया जहां पर कोई टेस्ट ऑब्जेक्ट रखा जाए और वो टेस्ट ऑब्जेक्ट फोर्स एफ बी जो है वो मैग्नेटिक के साथ हम एसोसिएट करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फील करे वो टेस्ट ऑब्जेक्ट उस सारे एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, जिनका पूरा नाम था क्रिश्चियन ओरेस्टेड, जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कॉपरहैम में, उन्होंने सबसे पहले जो है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में जो रिलेशन है वो दिया था। वो एक एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे 1819 में। तो उन्होंने एक लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि जो वायर्स है जिनमें से करंट गुजर रहा है, उसकी वजह से पास पड़ा हुआ एक कंपस जो है वो अफेक्ट हो रहा है। अब हमें पता है कि कंपस सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो कंपस की जो निडल है वो डायफ्लेक्ट होती है। तो जब वो वहां पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद नहीं था, वो करंट पास करवा रहे थे किसी कंडक्टर में से, तो उस करंट की वजह से जो वो कंपस था वो मूव कर रहा था, उसकी निडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो वहां से उन्होंने अज्यूम किया कि देयर इज समथिंग इन फ्लोइंग करंट जो कि मजबूर कर रहा है उस कंपस को मूव करवाने के लिए। तो उन्होंने रिजल्ट इसका ये डिड्यूस किया था कि जहां से करंट फ्लो करता है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा वो वजह बनता है कि उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो। इसको बाद में लेटर ऑन ऑब्जर्व किया गया बाय स्मॉल कंपसेस। इनको इस तरह सर्कल में जो है वो प्लेस करते हैं किसी कंडक्टर के, तो वो सारी की सारी नीडल्स जो है वो सर्कल में अरेंज हो जाती हैं, जो इस चीज को कंफर्म करती हैं कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एंड इसको दोबारा से ऑब्जर्व किया गया बाय जो डस्ट पार्टिकल है, आयरन डस्ट पार्टिकल, लोहा चून, जो लोहे के जो बारीक जर्रात हैं उसको स्प्रेड किया गया अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वो भी सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गए, जो कंफर्म कर रहे थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। अब उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, एक बड़ा फेमस राइट हैंड रूल यूज किया जाता है। उसके लिए आप जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसको आप ग्रास्प करते हैं अपने हाथ में इस तरह से कि आपकी जो थंब है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट की, दिस डायरेक्शन, और जिधर को आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी वो कर्लिंग फिंगर जो है वो डायरेक्शन बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की। तो इस तरह राइट हैंड रूल से आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा जबरदस्त फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, अब हमें ये कंफर्म हो गया कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें तो ये ऑब्जर्व किया गया कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगी जिसकी वजह से वो कंडक्टर जो वो मूव कर गया अपनी जगह से। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर विद इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड थे उन्होंने एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुए, एक दूसरे को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगी जिसकी वजह से वो मूव हुआ। और ये जो फोर्स होती है जो इसके ऊपर लग रही थी वो उसको हम FB से डिनोट करते हैं। ये डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड B पर जो एक्सटर्नली अप्लाई किया गया, उसके बाद करंट I पर जो उस वायर के अंदर से पास कर रहा है और उसकी लेंथ L के ऊपर, यानी कि जो करंट कंडक्टर्स में से गुजरा है उस पर डिपेंड कर रही है ये फोर्स। सेकेंडली जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली हम अप्लाई करें उस पर डिपेंड कर रही है। और थर्ड थिंग इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये तीन फैक्टर्स थे जिन पर वो फोर्स जो उस कंडक्टर को मूव करवा रही थी अफेक्ट करती है। अब इन तीनों चीजों को हम जरा मैथमेटिकली अगर लिखें तो वी कैन राइट दिस FB इज इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ILB. I is the current, L is the length of the conductor, B is the magnetic field, and this theta is the angle between the external magnetic field and द इंटरनल। ये किस तरह से इफेक्ट करता है इसको आगे हम फर्दर देख लेते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पर K आएगा, K को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। और अगर सभी को ऐसा यूनिट्स में लिया जाए तो K की वैल्यू आएगी 1, तो K की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगेगी दैट इज ILB साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा और I जो है वो यूनिफॉर्म L और B के दरमियान ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाती है तो ये बन जाएगा IL क्रॉस B। यहां पर I करंट है, L जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, B इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जो फोर्स है वो मेनली डिपेंड कर रही है इस एंगल थीटा पर कि आपने इस कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो ये एंगल जो है ये कंफर्म करेगा कि फोर्स कब मिनिमम होगी कब मैक्सिमम होगी। और ये मिनिमम होगी अगर थीटा 0 हो, मतलब ये कि कंडक्टर जो है वो पैरेलल पड़ा हो अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उस सूरत में यानी कि L और B के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री हो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा और वो हमारी मिनिमम फोर्स होगी। और अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हो, एंगल बने 90 तो sin 91, तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स होगी अगर कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हो। तो इस तरह इस फार्मूला से हम जो फोर्स है उस कंडक्टर के ऊपर जो लग रही है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, जो इसका यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का वो होता है जी टेस्ला। जो ये मैग्नेटिक इंडक्शन है इसको टेस्ला कहते हैं और ये इक्वल होता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है जिसको हम टेस्ला कहते हैं, इसके कुछ और यूनिट्स भी हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, राइट हैंड रूल से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी तो एक और राइट हैंड रूल है जिसके जरिए जो हम करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपना हाथ कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा और फिंगर आपको टर्न करनी है मैग्नेट फील्ड की तरफ, थंब आपका इंडिकेट करेगा फोर्स को और आपकी ये जो नकल्स हैं ये आपके करंट की डायरेक्शन में शो करेंगे। तो आप इस तरह से भी जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहते हैं। इसके मुताबिक आप अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे तो यू कैन सी कि आपकी जो मिडल फिंगर है वो करंट को इंडिकेट करेगी, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी और थंब जो है वो फोर्स को इंडिकेट करेगा। इससे साफ पता चल रहा है कि ये तीनों चीजें, तीनों फैक्टर एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से आप करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है जी मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड द एरिया A। अभी तो मैथमेटिकली बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये मैग्नेटिक इंडक्शन B और जो एरिया है जिसमें से वो गुजर रहा है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है। बट अगर हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो उसके मुताबिक द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के सामने परपेंडिकुलर कोई एरिया रखते हैं तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
कितनी पास करेंगी पर यूनिट टाइम के अंदर उस एरिया से, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और यहां पर अगेन बी जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, ए इज द एरिया एंड थीटा इज द एंगल जिस पर आप उस एरिया को प्लेस करेंगे, और यही थीटा में डिफाइन करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। अब इस केस में देखें, इस केस में जो एरिया का वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों में एंगल क्या बन रहा है, जीरो। जब cos जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। बट इस केस में देखें, एरिया वेक्टर ए इस तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ है, और इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 का। cos 90 पुट करें तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम होगा अगर जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो टू द मैग्नेटिक फील्ड के, और अगर किसी एंगल पर पड़ा हो तो तब हम उस एंगल को पुट करके एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर है जी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हम जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास कर्व्ड या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक कोई नॉन यूनिफॉर्म एरिया हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उनमें से किसी एक हिस्से का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको सम कर देंगे सब के लिए, जिसमें I इज इक्वल टू 1 to n, और इस तरह आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म या कर्व्ड जो सरफेस है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, जिसको हमने डिटेल के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है इस मामले में। अच्छा जी, यूनिट की बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट की, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है जी वेबर, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे विलियम वेबर, उनके नाम पर इसको रखा गया था। और एक वेबर बराबर होता है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के, या इसको 1 टेस्ला को जैसे हम पीछे पढ़ चुके वो होता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, या 1 वेबर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन का एक और यूनिट जो है वो वेबर भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो गवर्न करता है, एक्सप्लेन करता है जो रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ कंपोनेंट ऑफ द एरिया जिसमें से वो पास कर रहे हैं। और ये जो लॉ है सबसे पहले दिया था बाय आंद्रे मैरी पीटर एम्पेयर। इन्होंने 1826 में इसको प्रेजेंट किया था और उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को उस लूप के साथ इंटीग्रेट किया था। स्टूडेंट्स अगेन छोटी इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको याद रखिएगा। अच्छा जी, एम्पेयर लॉ क्या कहता है, ये कहता है फॉर एनी क्लोज्ड लूप। सबसे पहले एम्पेयर लॉ डिस्कस करता है किसके बारे में, क्लोज्ड लूप के बारे में। द सम ऑफ द लेंथ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ईच एलिमेंट, यानी कि जितने लेंथ एलिमेंट्स हैं, यानी कि आप उस क्लोज लूप को जो छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो एक छोटा हिस्सा इज इक्वल टू 1 एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, उन सब का समेशन। तो उन सब का समेशन क्या बन जाएगा, वो क्लोज लूप। उस क्लोज लूप और उसकी प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड वो किसके इक्वल होती है, प्रोपोर्शनल टू द करंट इंक्लोज बाय द पाथ, और वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो उस पाथ के अंदर करंट इंक्लोज होगा। लेंथ एलिमेंट और प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो प्रोपोर्शनल होती है किस पे, उस करंट पर जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस हो रहा है। मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये क्या क्या चीजें हैं, इनको डिटेल से आगे हम ड्राइव भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। ये जी भाईजान एम्पेयर जो एक फ्रेंचमैन थे और इन्होंने इस लॉ को जो है वो प्रोड्यूस किया था। अच्छा जी, अब पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो डिपेंड करती है दो चीजों पर। एक तो उसके अंदर करंट कितना गुजर रहा है, अगर करंट ज्यादा होगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होगी, अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। सेकंड इज द डिस्टेंस, कि जो जिस कंपस में से, लेट्स सपोज हम कंपस ही ले लेते हैं, कि कंपस जितना करीब होगी उस मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स से, यानी कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर के जितना करीब होगी तो वो उतने ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगी, और जितना उसका फासला बढ़ता जाएगा फ्रॉम दैट सोर्स, उसके जो वो फील्ड स्ट्रेंथ फील करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी कम होती जाएगी।
तो उसको हम यहाँ पे उस डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं आर से। तो मैथमेटिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल किसके आएगा, आई ओवर आर के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे खत्म करें तो हमारे पास जो प्रोपोर्शनल आता है कांस्टेंट, दैट इज म्यू नॉट ओवर 2 पाई। इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है ये परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, यानी कि जो सोर्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड और जिससे हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके दरमियान मीडियम कौन सा है, तो वो वैक्यूम की सूरत में इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर या 4 पाई 10 पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पेयर। ये उस परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है जो उन दोनों के दरमियान मौजूद होगा। तो इन वैल्यूज को अगर हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट मीडियम। अब हम बात कर लेते हैं लेंथ सेगमेंट्स की। अब उसके लिए जरा इस तरफ देखें, जैसे अब यहां पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर हमने ये जो कंपसेस रखी हुई हैं, हर कंपस को आप एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर दें, एक डेल्टा एल स्मॉल जो छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट है, और यही लेंथ एलिमेंट जो है वो मिलकर पूरा एक क्लोज लूप सर्कल बना रहे हैं। तो ये एक छोटा सा जो लेंथ एलिमेंट इसको हम स्मॉल डेल्टा एल कहते हैं। सारे लेंथ एलिमेंट को जमा करें, ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल किसके इक्वल होता है, उसका सर्कल फिर किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। अब इन वैल्यूज को हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा डॉट डेल्टा एल तमाम वैल्यूज के लिए, और बीटा डेल्टा एल, और डेल्टा एल जो है वो हमारे किसके बराबर था, 2 पाई आर के, और दरमियान में म्यू आई ओवर 2 पाई आर था, आर से आर कैंसल, तो ओवर आर जो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा फॉर एम्पेयर्स लॉ, दैट इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहां पर आई करंट है, म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है जो उन दोनों के दरमियान मौजूद है, यानी कि अगर ये लूप है तो इसका, या ये मैग्नेटिक सोर्स है तो इनके दरमियान ये जो एरिया मौजूद है, मीडियम मौजूद है, उसकी परमेबिलिटी और इसकी वैल्यू चेंज होगी अगर दरमियान में कोई और मीडियम आएगा। डेल्टा एल जो है वो ओवरऑल जो लेंथ एलिमेंट्स है उनका समेशन है, और बीटा बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। और ये हमें एक्सप्लेन करता है इन सारे कंपोनेंट्स को विद दिस इक्वेशन विच इज कॉल्ड एम्पेयर लॉ। अच्छा, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर सिंपली इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन की गई है। अब हम एम्पेयर लॉ की मदद से कुछ और एस्पेक्ट हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे जो इससे एसोसिएट होते हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ा। कंडक्टर एक स्ट्रेट जो है वो रॉड की सूरत में हमने पढ़ा था। बट अगर हमारे पास सोलेनॉइड आ जाए तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड हमारे पास एक कॉइल होती है जो स्पाइरल या स्प्रिंग की सूरत में एक सोलेनॉइड बनाती है, यानी कि आप एक सिंपल जो कंडक्टर है उसको इस तरह वायर कॉइल की सूरत में लपेट दें, वो स्प्रिंग सा जो बन जाता है उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। मैं आपको डायरेक्ट पिक्चर्स में ले जाता हूं। अब ये देखिए, हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। अब जब इसके अंदर से जो करंट पास करेगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। तो अब हर पॉइंट को आप कंसीडर करें कि वो एक सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर बन रहा है, तो उसके गिर्द जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब एक्सटर्नली तो ये एक्सपैंड हो जाएंगे, बट सोलेनॉइड के अंदर आप देखें तो ये सारे फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और दूसरी तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और रिजल्ट क्या निकलेगा, फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह जो ये लूप्स इस सोलेनॉइड के अंदर बन रहे हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और रिजल्ट क्या निकलेगा कि इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म, देख रहे हैं आप, स्ट्रेट लाइंस है, विच मींस कि इसके सेंटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोजली पैक है, स्ट्रेट लाइन है, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। तो इस तरह एक सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म होगा, जबकि उसके बाहर जो है वो कंपैरेटिवली वीक और नॉन यूनिफॉर्म होगा जिस तरह हम उससे दूर जाते जाएंगे। अच्छा जी, इस सूरत हाल में हम फर्ज कर लेते हैं जी कि एक सोलेनॉइड के अंदर हमने ये एक कॉइल जो है वो प्लेस कर दी है, जिसको हम कह देते हैं ए से बी, बी से सी,
सी से डी और डी से अगेन ए, और इस तरह इसके अंदर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एम्पेयर लॉ अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी इक्वल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है और साथ में उसके लेंथ सेगमेंट्स हैं। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास एम्पेयर लॉ मौजूद है, तो हम इसके ऊपर एम्पेयर लॉ लगाएंगे हर एक साइड पर, ए बी पे अलग, बी सी पे अलग, सी डी पे अलग और ए डी पर अलग। तो एम्पेयर लॉ हमारे पास क्या है, बी डॉट डेल्टा एल, अब डेल्टा एल के अंदर हमारे पास 4 लेंथ्स हैं, दिस इज L1, L2, L3 एंड L4। उसके लिए हमारे पास लॉ का बन जाएगा बी डॉट L1, बी डॉट L2, बी डॉट L3, बी डॉट L4 और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यहां से अब जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो वैसे ही cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3, cos थीटा 4। अब अगर हम एंगल्स की बात करें, पिक्चर्स की तरफ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और ये इस साइड का जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में, मतलब लेंथ सेगमेंट L1 के लिए जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, थीटा 1 इज 0 डिग्री। अब दूसरे की तरफ आ जाए बी सी की तरफ, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो इनके दरमियान एंगल क्या बन जाएगा 90, थीटा 2 90। और इस साइड का जो एंगल है वो कितना बनेगा इसके साथ 180, तो थीटा 3 इज 180। और इस तरह ये जो साइड है ये इस तरफ और इस तरफ, इसके दरमियान जो एंगल बन जाएगा दैट इज 270। इन वैल्यूज को पुट करेंगे, हाँ जी वैल्यूज को पुट करते हैं जी, तो cos थीटा 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, cos 180 -1 हो जाएगा, cos 270 0 हो जाएगा। वैल्यूज को पुट करेंगे, BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 और हमारे पास ये आ जाएगा BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यानी कि जो कॉइल की साइड, जो लूप इनसाइड सोलिनॉइड था, सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसी की वजह से पाई जाती है क्योंकि वो सपोर्टिव मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद था। और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो, सोलिनॉइड की n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो हम इसके साथ एक n ऐड कर देंगे, तो BL इज इक्वल टू n म्यू नॉट आई और यहां से B की वैल्यू क्या आ जाएगी n ओवर L म्यू नॉट आई। तो ये था हमारे पास जब हम इसको अप्लाई करते हैं सोलिनॉइड के ऊपर। सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपली ग्रास्प करें सोलिनॉइड को इस तरह से कि आपकी फिंगर्स जो है वो कर्ल कर दी हो विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और आपका जो थंब है वो इंडिकेट करेगा नॉर्थ साइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड के अंदर बन रहा है। ओके जी, फर्दर कुछ आगे एग्जांपल्स हैं जो इन फॉर्मूलाज की इंप्लीमेंटेशन करी है प्रैक्टिकली। अच्छा जी, अब आगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो चार्ज्ड पार्टिकल हैं वो उनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो भी मोशन में आते हैं। वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस ट्यूब के अंदर कैथोड रेज, ये देखिए कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस की जा रही हैं, और जब इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो ये देखिए इनकी जो लाइन है वो डिफ्लेक्ट हो गई है, वो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न हो गया, विच मीन्स कि जो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डाइवर्ट हो जाता है या उस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है वो उस पर अफेक्ट करती है। बट इसके लिए दो शर्तें हैं कि कौन सी दो सूरत हाल है जिनमें ये इसको कंफर्म करेगा। फर्स्ट वन इज द चार्ज मस्ट बी मूविंग। अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट तभी करेगी जब चार्ज मूविंग होगा, अगर चार्ज स्टेशनरी होगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अफेक्ट नहीं करेगी। सेकंड थिंग इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग चार्ज मस्ट हैव अ कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस पार्ट को हम डिटेल से आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी है चार्ज की, उसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वेलोसिटी का कोई एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जरूर होना चाहिए, देन उसके ऊपर जो है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अफेक्ट करेगी। कह रहे जी कंसीडर कर लें जी कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V और हम उसको एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर छोड़ते हैं, तो उसकी वेलोसिटी और V और B आपस में किसी एंगल पर मौजूद है जो कि एंगल थीटा है। तो जो मैग्नीट्यूड होगी मैग्नेटिक फोर्स की जो उसके ऊपर लग रही है, यानी अब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है V वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर मूव कर रहा है और इस तरह से मूव कर रहा है कि V और B में कोई एंगल जो वो थीटा बन रहा है। अब उसके ऊपर जितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो किन चीजों पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज,
चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है, जितनी ज्यादा उसकी मैग्नीट्यूड होगी ऑब्वियसली उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, कि जिस फील्ड में उसको रखा गया उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। एंड थर्ड इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, के वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फील्ड की डायरेक्शन में हो, क्योंकि अगर फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होगा तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट फील्ड को किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से उसके ऊपर अफेक्ट हो, क्योंकि अगर उसका कोई कंपोनेंट फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो तब वो फील्ड की कोई ना कोई असर या कोई ना कोई अफेक्ट जो वो कबूल करेगा। इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो फोर्स एफ बी इज इक्वल टू, पहले हमने बात की मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज क्यू, B strength of the magnetic field and component of V which is in the direction of the magnetic field which is sin theta। अब ये sin theta कैसे है, उसके लिए आप ये पिक्चर देखेंगे जो हमने प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। अब वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है। फर्ज करें उसके दरमियान जो है वो कोई एंगल जो वो थीटा मौजूद है इनके दरमियान, जैसे हमने पीछे बात की। तो अब अगर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करें तो हमारे पास एक कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का ये बन जाएगा और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये बन जाएगा। तो हमारे पास जो v sin थीटा इस कंपोनेंट है जो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है। इस तरह अगर हम इसको ऑपोजिट ले लें, यानी कि v को कांस्टेंट रख लें, b के कंपोनेंट्स बना लें, तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो साइन थीटा ऐसा कंपोनेंट है जो कि सपोर्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, विच मींस कि चाहे b को कांस्टेंट रख के v के कंपोनेंट बना ले, चाहे v को कांस्टेंट रख के b के कंपोनेंट बना ले, दोनों सूरतों में हमारे पास जो साइन थीटा का ऐसा कंपोनेंट मिलेगा जो इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगा। दैट इज व्हाई हम इसको लिखते हैं b साइन थीटा। और ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा उस फोर्स का जो उस चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है, जो v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर मूव कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे साथ में n यूनिट वेक्टर आ जाएगा और v और b के दरमियान जो प्रोडक्ट आ रही थी दैट इज विल बिकम q v क्रॉस b। तो इस तरह इस फॉर्मूले से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स फील कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में ड्रॉप किया जाएगा। और ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगी डिपेंड करेगा इस एंगल थीटा पर। अगेन अगर एंगल 90 होगा तो साइन 91 होता है, तो विच मीन कि वो मैक्सिमम होगा। और अगर ये एंगल जो है वो 0 होगा तो साइन 0 होता है, तो इस तरह उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम तभी होगी जब एंगल हमारे पास 90 हो, विच इज इक्वल टू क्यू वी बी। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा इसका हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, इसका पोस्टुलेट ये है जो एम्पियर्स लॉ में हमने पढ़ा, उसी को इस्तेमाल करते हुए, दैट इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेट। अब हमने जो करंट कैरिंग कंडक्टर रखा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हमने ये डिस्कस किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगती है जो उसको मूव करवाती है। अगर कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है तो चार्ज पार्टिकल भी तो उसी कंडक्टर के अंदर ही मूव कर रहे हैं ना, तो कंडक्टर पर फोर्स लग रही है तो चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स लगेगी। तो ये इस बात को अंडरस्टूड रखते हुए हमने जो फोर्स निकाली थी वो थी हमारे पास BIL साइन थीटा। अब फर्ज करें उस कंडक्टर के अंदर n पार्टिकल ऑफ चार्जेस हैं जो पास कर रहे हैं उसके अंदर से, तो हमारे पास करंट की डेफिनेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो हमारे पास हो जाएगा NQ ओवर टी। और उसके साथ साथ जो वेलोसिटी उसकी डेफिनेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू l, हमारे पास लेंथ होता है कंडक्टर, v इज इक्वल टू l ओवर टी, और यहां से l किसके इक्वल आ जाएगा, v और t के। तो इस I की वैल्यू को भी हम इसके अंदर प्लेस करेंगे, इस L की वैल्यू को भी इसके अंदर प्लेस करें, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा FB इज इक्वल टू B क्रॉस N ओवर क्यू टी मल्टीप्लाई बाय VT साइन थीटा, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, FB BNQV साइन थीटा। अब ये तो था n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए, तो फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए हम n पुट कर देंगे 1, तो हमारे पास सिंगल पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है जिसको हमने जो मौजूद है उस कंडक्टर के अंदर, जिस कंडक्टर को हमने प्लेस किया हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स आ जाएगी फॉर द सिंगल पार्टिकल दैट इज BQV साइन थीटा। अच्छा जी, उसके बाद
इसको थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है, बी को इस तरफ लेके हुए और ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगी क्यू वी क्रॉस बी, और इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये वो फोर्स है जो उस पार्टिकल पर लग रही है जो एक कंडक्टर में से गुजर रहा है और उस कंडक्टर को प्लेस किया गया है इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, अब तक जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक हमने ये कंसीडर किया था कि पार्टिकल जो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, कंडक्टर हमारे पास है स्ट्रेट पाथ में, बट अगर हम चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके प्लेन को परपेंडिकुलर रख दें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो इस प्लेन में मूव कर रहा है और इसको हम प्लेस करें इस डायरेक्शन में कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो उस सूरत में जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स इस तरह से लगेगी कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा तो उसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो ऑल द टाइम चेंज होती रहेगी, बट वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे इस केस के अंदर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है वो इनटू द पेपर लिया, अब ये प्लेन है और इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है, तो फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहेगा, चाहे वेलोसिटी जितना मर्जी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, क्योंकि सर्कुलर पाथ में तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर वक्त चेंज रहेगी, बट उसका एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में जो अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है, और इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड की जा रही है वो प्रोवाइड की जा रही है इसको मैग्नेटिक फील्ड से, जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग रही है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, एम वी स्क्वायर ओवर आर के। और पीछे हम ये भी निकाल चुके हुए हैं कि जो सिंगल पार्टिकल होता है उस पर जो फोर्स लग, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल पार्टिकल की बात करें तो सिंगल पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो क्यू वी बी की इक्वल होती है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बने, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। सो एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, और यहां से आ जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू क्यू बी। अब यहां पे हमारे पास जो v है ये वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, बट चूंकि पार्टिकल जो वो सर्कल में मूव कर रहा है तो यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी वाला जो इसका रिलेशन वो इस्तेमाल करेंगे, विच इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस v की वैल्यू को हम इसके अंदर जो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर ओमेगा ओवर आर क्यू बी, यहाँ से आर आर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एम ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी। रीअरेंज करें तो यहां से हमारे पास ओमेगा आ जाएगा क्यू बी ओवर एम। This is the angular velocity of the particle which is moving in a circle due to the effect of the magnetic field force। तो इस फॉर्मूले से हम उस चार्ज पार्टिकल की जो के ऊपर लगने वाली जो एंगुलर वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर Q जो है उसका चार्ज है, B is the magnetic field in which it is placed and M is the mass of that particle। ओके जी, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब अगर हम टाइम पीरियड इसका निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट करेंगे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एम ओवर क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो उल्टाएंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी उस चार्ज पार्टिकल की जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फील्ड, कि एक पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में उसकी इस फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल जब वो साइक्लोट्रॉन में रिवॉल्व कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर वेलोसिटी का उस चार्ज पार्टिकल का जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं जी डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चार्ज टू मास रेशियो ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी आप जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। चार्ज टू मास रेशियो एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जो चार्ज टू मास रेशियो अगर हम उसको डिटरमिन करना चाहते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवाते हैं परपेंडिकुलरली अरेंज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि वो इलेक्ट्रॉन जो सर्कल में मूव करना शुरू करे। पीछे हमने शर्त देखी थी कि जो प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस प्लेन को हमें मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा,
और रखना भी परपेंडिकुलर पड़ेगा। जब हम उसको परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो वो सर्कल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज किया जाता है वो यहां पर दिखाया गया है। इसको कहते हैं द रिंग हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। इसमें जब जो इलेक्ट्रॉन की बीम को फॉल किया जाता है, ये जो ब्लू रिंग आप देख रहे हैं ये इस तरह परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में, जब यहाँ पे मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रॉन की बीम को एंटर करवाया जाता है तो सर्कुलर पाथ में ये जो ब्लू रिंग बांध रहा है, इस सर्कुलर पाथ के अंदर वो रोटेट करना शुरू कर देते हैं और एक ब्लू जो रिंग है वो ग्लो करता हुआ नजर आता है, जो इसके अंदर मौजूद गैस को असल में आयनाइज कर रहा होता है और उस आयनाइजेशन की वजह से ये विजिबल हो रहा होता है। अच्छा जी, अब इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज है हमारे पास QE। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है QE, उसका मास हमारे पास है ME, तो उसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या बनेगी QE ओवर ME। अब चूंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी सेंटीमीटर फोर्स जो वो प्रोवाइड की जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, और जैसे मैंने पीछे किया था, और वैसे सेंटीमीटर फोर्स इक्वल होती है MV इसके ओवर R के। और यहां से इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो जो हमारे पास यहां पर आ जाएगी दैट इज V ओवर BR। तो ये फर्स्ट जो उसकी शक्ल है, एक फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट शेप है जिसके अंदर चार्ज टू मास रेशियो गिवन है, जिसके अंदर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज गिवन। अब हम इसको जरा फर्दर थोड़ा सा चेंज करते हैं इसकी शेप को। अब इसकी वेलोसिटी जो है, जो इलेक्ट्रॉन इस सर्कल पाथ के अंदर मूव कर रहा है, हम v के लिए बात करें, जो v हम हमारे पास ऊपर टर्म में आया था, उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे बाय द अप्लाइंग पोटेंशियल v, जो हमारी नॉन वैल्यू है। अब जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहा है, मूव कर रहा है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज अप्लाइड, और वो पोटेंशियल हमें मालूम है, और उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए हम इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी गिव अस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू QE। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू QE V ओवर m आ जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट अगर हम ले तो हमारे पास v इज इक्वल टू 2QE V ओवर m आ जाएगा, और यहां से v की वैल्यू आ जाएगी कुछ ये वाली। और हमें पीछे पता है कि चार्ज टू मास रेशियो Q और m निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पीछे वैल्यू वो उसके अंदर प्लेस कर दें, तो थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा चार्ज टू मास रेशियो का, दैट इज 2V ओवर B स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। ये हमारी फाइनल शेप है जो चार्ज टू मास रेशियो को डिटरमिन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन। और अगर हमारे पास वैल्यूज सारी मौजूद हो, V जो है वो पोटेंशियल है जो अप्लाई किया हुआ, अब हमारे पास ये वो सारी वैल्यूज हैं जो हमें मालूम है, जिसके जरिए वहां पे वेलोसिटी जो हमें मालूम नहीं थी, तो इसलिए हम इस शेप तक आए हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास सारी वैल्यूज मालूम है, जैसे अप्लाइड पोटेंशियल हमें मालूम होता है, मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम होता है, तो इन वैल्यूज को अगर हम प्लेस कर दें तो हम एक्यूरेटली जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो निकालते हैं उसकी वैल्यू होती है 1.7588 into 10 power 11 कूलम पर किलोग्राम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो क्या होती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अक्सर आ जाते हैं। ओके जी, आज का लास्ट टॉपिक हमारा दैट इज अ वेलोसिटी सेलेक्टर। अच्छा, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, द डिवाइस व्हिच अलाउज ओनली द पार्टिकल्स विद सर्टेन स्पेसिफिक स्पीड थ्रू इट, thus permitting particle only with selected speed is called the velocity selector। यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जो पार्टिकल्स को एक खास वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी उससे ज्यादा या कम हो तो वो उसको उसमें से पास नहीं होने देती, इसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। और इसकी जो शक्ल है कुछ इस तरह से होती है, सोर्स से हम जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं वो पार्टिकल्स जो है उनको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करवाते हैं, और वो किस तरह से इनको सेलेक्ट करता है उसके लिए थोड़ा सा हम आगे डिस्कशन करते हैं। अब कहते हैं जी, अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली अप्लाई कर रहे हैं, और इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल बट डायरेक्शन इन ऑपोजिट द मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to force of the magnetic field, but
उनकी जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या है, ऑपोजिट है। दैट इज व्हाई वी कैन राइट एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हम क्यू ई से निकालते हैं एक पार्टिकल के ऊपर, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हम निकालते हैं क्यू वी बी से। दोनों को कंपेयर करें, क्यू से क्यू कट जाएगा तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ई ओवर बी। तो यू कैन सी दिस इज द वेलोसिटी जो के रेशो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। अगर पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी इसके मैच करेगी तो वो इसके अंदर से पास कर जाएगा, अगर इसकी वेलोसिटी इससे कम होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, अगर उसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन जो है बहुत मुफीद रहा होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे पेड सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप हमारे सेशंस, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।